लेक्चर 451 तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कृष की आवाज सुनकर मीरा और हीर दोनों ने पलटकर कृष की ओर देखा तो कृष अपने हाथ में एक बटन लेकर खड़ा हुआ था। उसने फिर अपनी माँ की ओर देखकर कहा, अंडस्को, माँ आपको अपनी डॉल से फुर्सत मिल गई हो तो इस बटन को लगा दो। हीर बोली, अंडस्को, बस अभी 2 मिनट रुक जा, मैं ये बेंगल्स पहन लूं। कृष से रुका नहीं गया। कृष ने पहले मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अंडस्को, वैसे माँ सही कह रही है, लग तो तुम पूरी दौड़ रही हो। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से इस बटन को लगा दो। मीरा ने कृष के हाथों से बटन लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, हीर पलटकर बोली, अंडस्को, नहीं मीरा नहीं लगाएगी, मैं लगा दूंगी। कृष ने एक नज़र हीर को देखकर कहा, अंडस्को, माँ छुटकी लगा देगी, इसे आता है बटन लगाना, आता है ना। इतना कहकर उसने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मैं लगा दूंगी। हीर बोली, अंडस्को, मैंने कहा ना मीरा नहीं लगाएगी। इस बार हीर के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वो नहीं चाहती थी कि कृष और मीरा एक दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि कृष का रिश्ता तो बानी बजाज से जुड़ने वाला था और अब ये बात वो खुलकर भी नहीं बता सकती थी। कृष हीर को देखकर बोला, अंडस्को, माँ क्या हुआ है? गुस्से में क्यों हो? ठीक है नहीं लगवाता मीरा से बटन। और तभी दरवाजे पर खड़ी हुई एक लड़की ने कहा, अंडस्को, अरे ये नहीं लगाएगी तो मैं लगा दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर आई और सीधा कृष के गले लग गई। वो लड़की कोई और नहीं बानी बजाज थी। बानी को वहां देखकर हीर बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। वही कृष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी कसकर बानी को गले लगाया और बोला, अंडस्को, तुम यहाँ। बानी कृष से दूर होकर बोली, अंडस्को, हाँ भाई, रघुवंशी फैमिली में फंक्शन है तो मैं तो जरूर आऊंगी ना। कृष ने हंसकर कहा, अंडस्को, हाँ वैसे भी तुझे फ्री के खाना खाने की आदत जो पड़ी हुई है। इतना कहकर वो हंसने लगा और बानी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, देखा आंटी कैसी बात करता है। हीर ने एक नकली सी मुस्कुराहट पास कर दी और तभी बानी ने मीरा की ओर देखकर कहा, अंडस्को, आंटी ये कौन है? हीर मीरा की दोनों बाजू पर हाथ रखकर बहुत प्राउडली बोली, अंडस्को, ये मेरी बेटी है मीरा। बानी ने हंसकर कहा, अंडस्को, और रियली, ये कब पैदा हुई? ये सुनकर हीर ने गुस्से में बानी को देखा तो कृष ने बानी को हल्का सा डांटते हुए कहा, अंडस्को, ये मेरी भाभी की बहन है और मेरी माँ इसे अपनी बेटी बोलती है, समझी? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वैसे तुम्हारे पास जितना भी दिमाग है तुम उसको उल्टा ही चलाती हो। बानी बोली, अंडस्को, ओ सॉरी आंटी, मैं तो मजाक कर रही थी, लगता है आपको बुरा लग गया, सॉरी। हीर ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, नहीं कोई बात नहीं। इतना कहकर हीर मीरा को लेकर वहां से चली गई और बानी कृष को देखने लगी। कृष बोला, अंडस्को, यार माँ और छुटकी तो चली गई, अब ये बटन तुम ही लगा दो। बानी हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, मैं क्या तुम्हारा बटन लगाने आई हूँ? इतना कहकर वो भी वहां से चली गई और कृष अपना बटन लेकर खुद को आईने में देख रहा था और तभी मीरा वापस आई। मीरा को देखकर कृष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा बोली, अंडस्को, लाइए मिस्टर रघुवंशी, मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ कृष की ओर बढ़ाया। कृष ने मीरा के हाथों की मेहंदी देखी, जिसमें खूब रंग चढ़ कर आ रहा था। कृष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बटन मीरा की हथेली पर रख दिया। मीरा ने एक ड्रार खोला, उसमें से सुई धागा निकाला और फिर कृष के बटन को लगाने लगी। मीरा पूरे ध्यान से कृष का बटन लगा रही थी और कृष का ध्यान मीरा की खूबसूरती में था। कृष मीरा को देखकर लगभग हिप्नोटाइज हो चुका था। धीरे धीरे वो मीरा के होठों की ओर झुकने लगा और तभी मीरा एक कदम पीछे हटकर बोली, अंडस्को, आपका बटन लग गया। इतना कहकर उसने सुई धागे को वापस से ड्रार में रखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही कृष ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंडस्को, यार ये लड़की मुझे पागल कर देगी, छोटी सी है लेकिन इसकी प्रेजेंस मुझ पर कितना असर करती है। फिर उसने भी अपना कॉलर ठीक किया और कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ
सरगम भी तैयार हो चुकी थी और तभी देव कमरे में आया। उसने सरगम को देखा तो एक बार फिर सरगम ने उसकी अटेंशन अपनी ओर खींच ली, जबकि सरगम ने एक सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। देव की नज़र सरगम पर ही टिक गई। सरगम देव के करीब आकर बोली, अंडरस्कोप, क्या देख रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? देव ने अपनी नज़रें सरगम से हटाकर कहा, अंडरस्कोप, कुछ नहीं, बड़ी माँ तुम्हें बहुत देर से बुला रही है, बस यही कहने आया था। इतना कहकर वो जाने लगा तो सरगम बोली, अंडरस्कोप, जानते हो मेरा और आपका रिश्ता दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आप मेरी तारीफ कर सकते थे। लेकिन आप तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे आप मालिक हैं और मैं नौकर। क्या सच में मैं सिर्फ इस घर में इसीलिए हूँ ताकि आपको सुला सकूं? ये बात बोलते हुए सरगम के गले में दर्द था। देव ने पलटकर सरगम को देखा और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्कोप, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर देव फिर से जाने लगा तो सरगम बोली, अंडरस्कोप, ऐसी तारीफ करने से तो अच्छा था ना ही करते। इतना कहकर सरगम देव को पास करती हुई आगे चली गई और देव सरगम को जाते हुए देख रहा था। देव ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंडरस्कोप, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन किसी और का नहीं, संजना का था। देव ने संजना का फोन इग्नोर कर दिया और फोन साइलेंट करके जेब में रख लिया। वहीं संजना को देव की हरकत पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर वो खुद से बोली, अंडरस्कोप, लगता है देव मेरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन मिस्टर राजपूत उसे मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। दूसरी तरफ आराध्या तैयार हो चुकी थी। उसके पास जो ब्यूटिशियन उसे तैयार करने आई थी वो भी जा चुकी थी। इस वक्त आराध्या अपने कमरे में अकेली खड़ी हुई खुद को आईने में निहार रही थी। शायद दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत दुल्हन इस वक्त आराध्या ही लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें हल्की सी नम थी। उसने अपना फोन लिया और अनिरुद्ध को कॉल किया, लेकिन अनिरुद्ध ने आराध्या का फोन पिकअप नहीं किया। अब तो आराध्या की आंखों में जो पानी था वो बहने लगा। आराध्या ने सुबह से ना जाने कितनी बार अपने भाई को कॉल कर दिया था, लेकिन अनिरुद्ध ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। अचानक ये आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और अभिमान को कॉल किया। अभिमान भी अपने कमरे में तैयार हो चुका था। उसके भाई बस उसे सेहरा पहनाने की तैयारी कर रहे थे और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन देखा और सीधा कान पर लगाया। सामने से आराध्या की आवाज आई, जो बहुत गुस्से में थी, अंडरस्कोप, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा। आज के दिन भी मेरा भाई मुझसे रूठा हुआ है। एक बार भी उसने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। सच कहती हूँ अभिमान, तुम बहुत पछताने वाले हो। तुमने मुझे जितने भी दुख दिए ना, मैं सूद समेत तुम्हें वापस दूंगी। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया। उसके अंदर जितना भी गुबार था, गुस्सा था, वो उसने अभिमान पर निकाल लिया था। अभिमान ने एक नज़र फोन को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोप, इसे तो बीवी बनने की पूरी प्रैक्टिस है। फिर उसने अपने भाइयों को देखा और बोला, अंडरस्कोप, अनिरुद्ध कहाँ है? कृष ने कहा, अंडरस्कोप, क्या बात है, तुझे अपने साले की बड़ी याद आ रही है? अभिमान बोला, अंडरस्कोप, है कहाँ वो? कृष ने कहा, अंडरस्कोप, पता नहीं। अभिमान ने कुछ सोचकर कृष से कहा, अंडरस्कोप, अपना फोन दे। कृष ने अपना फोन निकालकर अभिमान के हाथ में रख दिया और अभिमान कृष का फोन लेकर बालकनी में चला गया। कृष ने सीधा अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध, जो कि गार्डन में अकेला ही खड़ा हुआ था, उसने कृष का कॉल देखा और पिक कर लिया। अनिरुद्ध एक उदासी आवाज में बोला, अंडरस्कोप, हाँ कृष। अभिमान बोला, अंडरस्कोप, मैं अभिमान, तेरी बहन को चोट लग गई, जाकर देख ले कहाँ लग गई, वरना बाद में मुझे ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। ये सुनते ही कि उसकी बहन को चोट लग गई, अनिरुद्ध ने जल्दी से अपना फोन जेब में रखा और भागता हुआ मेंशन के अंदर गया। अभिमान उसे बालकनी में खड़ा हुआ भागते हुए देख रहा था और फिर बोला, अंडरस्कोप, दोनों भाई बहन को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। अभिमान लगभग सारे काम अच्छे करता था, लेकिन करता था पूरे अभिमान के साथ। एक अलग ही एटीट्यूड था इस लड़के में, लेकिन अब तो उसका एटीट्यूड आराध्या की जिद के नीचे आने वाला था। अनिरुद्ध भागता हुआ आराध्या के कमरे में गया। उसने आराध्या को देखा, जो
सोफे पर बैठकर रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध की तो लगभग जान ही निकल गई। वो जल्दी से आराध्या के पास आया, बोला, अंडरस्को, कहाँ चोट लगी है? कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे बताओ कैसे लगी चोट? तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती? बेवकूफ हो, इतनी बड़ी हो गई हो और चोट लगवा लेती हो। आराध्या हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी, फिर वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडरस्को, मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, अंडरस्को, झूठ मत बोलो, अभिमान ने मुझे बता दिया कि तुम्हें चोट लगी है, अब बताओ कहाँ चोट लगी है। अब जाकर आराध्या को समझ में आया कि अभिमान ने उसे झूठ बोला और इसलिए अनिरुद्ध उससे मिलने आ गया। कहीं ना कहीं आराध्या के दिल में अभिमान को लेकर एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो पहले ही बना हुआ था, उसने अपना दायरा बढ़ा लिया। आराध्या अपने आंसू पूछकर बोली, अंडरस्को, वो सब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने सुबह से आपको कितनी बार कॉल किया, लेकिन आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। क्या मैं अब आपको इतनी बुरी लगने लगी कि अब आप मुझे दुल्हन के जोड़े में भी नहीं देखेंगे? अनिरुद्ध ने अब जाकर अपनी बहन को ठीक से ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, ऐसा नहीं है, बस मैं तुझे जोड़े में नहीं देख सकता। मुझे दर्द होता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी। ना हमारी माँ है, ना पापा है, हम दोनों ही तो हैं, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बस इसीलिए तुम्हें फेस करने से डर रहा था, तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आया। आराध्या जो कि अब चुप हो गई थी, अनिरुद्ध की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। फिर उसने अनिरुद्ध की बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा, अंडरस्को, तो फिर ऐसे कौन करता है भाई? सबकी बहनें विदा होती है, लेकिन सबके भाई अपनी बहनों से बात करना तो नहीं छोड़ देते। अनिरुद्ध ने आराध्या का चेहरा अपने हाथ में भरा और उसके माथे को चूमकर बोला, अंडरस्को, पर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए तुमसे दूर था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, अपने भाई को माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुख रहा हूँ। आराध्या बोली, अंडरस्को, दिल तो मैंने आपका दुखा दिया, अभिमान से शादी करके माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, तुम्हारे डिसीजन पर तो एक बार को मैं शक जता सकता हूँ, लेकिन शिवाय अंकल के डिसीजन पर शक करने का दिल नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने संभाला है। कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि उन्होंने जो तेरे फ्यूचर के बारे में सोचा है, सही सोचा होगा। दोनों भाई बहन बात कर रहे थे और तभी रूही और दृष्टि अंदर आए। दृष्टि ने दोनों भाई बहन को देखकर कहा, अंडरस्को, अनिरुद्ध, अब बस करो, अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, अंडरस्को, चलो, आराध्या तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। अनिरुद्ध रूही और दृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्को, आप दोनों नीचे जाए, मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही दृष्टि ने रूही की बाजू पकड़ ली और बोली, अंडरस्को, ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आना। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसू को साफ कर दिया और अनिरुद्ध ने भी दृष्टि के हथेली को किस करके कहा, अंडरस्को, थैंक यू आंटी। दृष्टि ने हमें गर्दन हिलाई और रूही को लेकर वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आराध्या ने भी अपने भाई का हाथ थाम लिया। अनिरुद्ध अपनी बहन को लेकर कमरे से बाहर आ गया। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वही अभिमान आराध्या को मंडप में बैठा हुआ देख रहा था। उसकी नजर आराध्या पर ही टिक गई। सुर्ख लाल जोड़े में आराध्या किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वही सफेद शेरवानी में अभिमान भी राजकुमार ही लग रहा था। 452 निकलो मेरे कमरे से। आराध्या ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिया, लेकिन नजर उठाकर अभिमान की ओर नहीं देखा और यही बात अभिमान को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। शादी तो उसे आराध्या से करनी ही पड़ती। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर मंडप में आ गया। उसने आराध्या को मंडप में बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे थे। शादी की विधि शुरू हो गई। पंडित जी के कहने अनुसार आराध्या और अभिमान दोनों ही हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। अभिमान ने तो कितनी बार आराध्या के चेहरे की ओर नजर घुमाई थी, लेकिन आराध्या वो तो बस अग्निकुंड में जलती हुई अग्नि को देख रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे उसके सारे अरमान इस अग्नि में चलकर भस्म हो गए हैं। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। खुश तो अभिमान भी नहीं था, लेकिन वो कंफ्यूज था, जबकि आराध्या क्लियर थी। आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी और वंदना ने अपने दोनों गुड्डों को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। आर्या ने फिर शिवाय की ओर देखा तो शिवाय ने पलके झपका दी। आर्या समझ गई कि डैनी अपनी बेटी का कन्यादान करने जरूर आएगा। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, अंडस्को लड़की का कन्यादान करने आ जाए। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने बराबर में देखा जहां डैनी चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। डैनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और इसीलिए वो किसी के सामने ऐसे ही नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। अनिरुद्ध भी मंडप में बैठी हुई अपनी बहन को देख रहा था। वो इतना तो जानता था कि कन्यादान के लिए या तो बड़े पापा यानी हर्षवर्धन जाएंगे या फिर शिवाय अंकल, और वैसा ही हुआ। शिवाय डैनी को संभलाता हुआ मंडप की ओर ले गया। अनिरुद्ध पहले तो हैरान हुआ कि शिवाय अंकल अपने साथ किसे ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे ज्यादा ट्रेडिशनल के बारे में पता नहीं था। और ऐसे ही आर्या भी वंदना को समझा बुझाकर मंडप तक ले आई। डैनी ने अब जाकर अपनी वंदना को देखा। वंदना लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने डैनी को नहीं देखा। डैनी वंदना को देखकर एक बार फिर इमोशनल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई, आंसू टपकने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी शिवाय ने डैनी के कमर पर हल्का सा हाथ रखा और फिर कमर रब करके धीरे से कहा, अंडस्को सब ठीक हो जाएगा डैनी, वो तुझे देखेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। डैनी भी धीरे बोला, अंडस्को लेकिन मैं इस हालत में वंदना के सामने नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। शिवाय डैनी के जज्बातों को समझाता हुआ बोला, अंडस्को जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, अभी तो अपनी बेटी का कन्यादान कर दो। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो चारों वही मंडप पर बैठ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे डैनी और वंदना ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। वंदना को कुछ पता ही नहीं था, वो तो बस आर्या ही उसका हाथ पकड़वाकर सब कुछ करवा रही थी। अनिरुद्ध मंडप से काफी दूर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कन्यादान अंकल आंटी कर रहे हैं या उसके खुद के माँ बाप। कन्यादान करने के बाद आर्या वंदना को लेकर चली गई और शिवाय डैनी को लेकर मंडप से नीचे उतर आया। लेकिन तभी डैनी ने कहा, अंडस्को मेरा बेटा कहाँ है? शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को देख लो अपने बेटे को, लगता है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हें अपने बेटे को देखकर नहीं लगता कि ये 20 साल पहले वाला डैनी है। डैनी की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को गले लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कभी पता चले कि उसने क्या झेला है, और इसलिए उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और खुद को रोक लिया। शिवाय भी डैनी को लेकर दूसरी तरफ सोफे पर चला गया। देखते ही देखते आराध्या और अभिमान दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। दोनों के फेरे हुए पंडित जी के कहने के अनुसार अभिमान ने आराध्या के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही आराध्या ने अपनी मांग में सिंदूर महसूस किया, उसकी आंखें बहने लगी। वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसी होगी और शादी के कुछ दिनों बाद ही अभिमान उसे डाइवोर्स दे देगा। थोड़ी देर में शादी संपन्न हो गई। पंडित जी ने अभिमान को देखकर कहा, अंडस्को बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अभिमान और आराध्या दोनों ही सबसे पहले हर्षवर्धन के पास गए। दोनों ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन हीर ने भी दोनों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया और ऐसे ही करके दोनों ने सीनियर रघुवंशी के पैर छुए और आखिर में वो शिवाय के पास आया। अभिमान और आराध्या दोनों ने शिवाय के पैर छुए और शिवाय ने डैनी के पैर छूने का इशारा किया। अभिमान को डैनी को देखकर अजीब तो लगा, लेकिन फिलहाल वो सबके सामने अपने पापा से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपचाप झुककर डैनी के भी पैर छू लिए। डैनी ने कांपते हाथों से अभिमान और आराध्या के सिर पर हाथ रख दिया। अभिमान को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आराध्या एक बार फिर इमोशनल हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखा है। फिर उसने अपने आंसू को कंट्रोल किया और आर्या वंदना के पास चली गई।
दोनों ने आर्या और वंदना का भी आशीर्वाद लिया और आखिर में वो दोनों अनिरुद्ध के पास गए। अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपनी बहन की शादी से कितना इमोशनल है। उसने तो न जाने अपनी बहन की शादी के लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन सब खराब हो गया। आराध्या अपने भाई की आंखों में देखकर आंसुओं के साथ बोली, अंडस्को भाई मैं सच में ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने ही कहा था ना अभिमान ना सही, लेकिन शिवाय अंकल हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, अपने आंसू पोंछे और अपनी बहन का माथा चूम लिया और फिर अभिमान को देखकर हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को जानता हूँ तो हम दोनों भाई बहन को पसंद नहीं करता, मुझे जान से भी मारेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बहन को खरोच भी आई तो इस रघुवंशी मेंशन की इंट से इंट बजा दूंगा, भूल जाऊंगा कि इस मेंशन का मेरे ऊपर एहसान है। गुस्सा तो अभिमान को भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को तेरी बहन बहुत जल्द तेरे पास ही आ जाएगी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। हमेशा की तरह हीर और दिव्यांश ने ही सब मेहमानों को विदा किया। डैनी भी शिवाय से इजाजत लेकर जा चुका था। आर्या भी वंदना को कमरे में ले आई थी। अनिरुद्ध उस हवन कुंड को देख रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब गलत हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जो होना था वो हो गया। और तभी शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा तो अनिरुद्ध ने अपनी इमोशंस कंट्रोल किया और खड़ा होकर शिवाय को देखकर बोला, अंकल अब मैं भी चलता हूँ। शिवाय ने कहा, अंडस्को कहाँ चलता हूँ, अब तुम्हारी बहन यहाँ है तो तुम भी यही रह लो। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं अंकल मुझे जाना है, मैं यहाँ आराध्या के सामने नहीं रह सकता। मेरे सामने अगर अभिमान ने आराध्या से ऊंची आवाज में भी बात की तो मेरी और उसकी बहस हो जाएगी। और इतना तो ट्रेडिशनल मैं भी फॉलो करता हूँ कि घर के जमाई पर गुस्सा नहीं करते, उस पर हाथ नहीं उठाते। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं अभिमान पर हाथ उठा दूंगा। आप नहीं समझ रहे मेरे दिल की हालत, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, बस अभी जाना चाहता हूँ यहाँ से, जाने दीजिए। शिवाय ने ना जाने क्यों अनिरुद्ध को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, अंडस्को तुझे अपने शिवाय अंकल पर यकीन नहीं है। अनिरुद्ध ने भी शिवाय को कसकर गले लगाया और बोला, अंडस्को आप पर यकीन है तभी तो अपनी बहन को यहाँ छोड़ दिया, वरना मेरी पसंद कभी भी अभिमान नहीं था। शिवाय बोला, अंडस्को अनिरुद्ध बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वादा है शिवाय का तुमसे। अनिरुद्ध शिवाय से दूर हुआ और हैरानी से देखने लगा। शिवाय ने फिर अनिरुद्ध के गालों को थपथपाकर कहा, अंडस्को हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जल्द तेरी आराध्या की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसे लगा शिवाय अंकल उसका दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। फिर उसने शिवाय का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को अंकल अब मैं जाऊं। शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध वहां नहीं रुका और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आराध्या अपने कमरे में पैर मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी। उसका पूरा कमरा बहुत सुंदर डेकोरेट था, लेकिन आराध्या को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर ना जाने क्या सोचकर वो जल्दी से बेड से उतरी और भागते हुए बालकनी में गई। उसका अंदाजा सही निकला। उसका भाई मेंशन से जा रहा था और जैसे ही उसने अपने भाई को जाते हुए देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। और तभी अभिमान कमरे में आया। उसने रोने की आवाज सुनी तो सीधा बालकनी में गया। आराध्या को रोता हुआ देख पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल वो इरिटेट हो गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को गिलहरी तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आता। आराध्या ने गुस्से में अभिमान के सीने पर जोर से पंच मारा और बोली, अंडस्को सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ खराब हो गई। क्यों आए तुम मेरी लाइफ में? तुम्हारी नफरत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये सब जो हो गया है ना ये बहुत बुरा है। ये जो तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है ना, देख लेना एक दिन बहुत पछताओगे। मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। अभिमान को भी गुस्सा आ गया और उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कमरे में खींचा और फिर उसे दीवार से लगाते
हुए कड़कती हुई आवाज में बोला, अंडस्को, तुमसे शादी करने का शौक नहीं है मुझे और ना ही तुम जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो तो पापा ने मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आया, वरना तुम जैसी को तो। अभिमान ने इतना ही कहा था कि आराध्या के गुस्से में बोली, अंडस्को, मुझे जैसी मतलब कहना क्या चाहते हो? मुझ जैसी का मतलब? अभिमान अब कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि उसने गुस्से में आराध्या को गलत कहने की कोशिश की। वो इतना तो जानता था कि आराध्या सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसे गलत बोले उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभिमान ने आराध्या की बाजू को बुरी तरीके से छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो पहले ही मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरा कमरा शेयर करोगी, ऊपर से तुम्हारी ये नौटंकी देखकर मेरा खून खौल रहा है। आराध्या ने अपनी आंसू पोंछे और बोली, अंडस्को, किसने कहा मैं कमरा शेयर करूंगी? अभिमान ने कमरे की गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, तो निकलो मेरे कमरे से। आराध्या बोली, अंडस्को, कमरे से मैं नहीं, तुम जाओगे। अभिमान हैरानी से आराध्या को देखने लगा तो आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, मुझे ऐसे मत देखो, मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ कोई कमरा शेयर करूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, अंडस्को, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूं तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, मुझे मेरे ही कमरे से निकलोगी। औकात है तुम्हारी कि तुम मुझे इस कमरे से निकाल दो। आराध्या को दर्द हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। अभिमान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से में बोला, अंडस्को, बस एक ही चीज करनी तो आती है तुम्हें, जब देखो आंसू बहाती रहती हो। इतना कहकर उसने आराध्या का चेहरा छोड़ दिया। आराध्या ने अगले ही पल अभिमान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, आज के बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं सीधा जाकर शिवाय अंकल से कह दूंगी, वरना मुझसे दूर से बात करना। ये मत सोचना कि मैं अबला नारी की तरह तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त करूंगी। अभिमान भी एक कदम आराध्या की ओर बढ़ा और गुस्से में बोला, अंडस्को, अभी तो मैं टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम खुद इस मेंशन से चली जाओगी। आराध्या भी गुस्से में बोली, अंडस्को, मैं भी तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मुझे इस मेंशन से निकाल दोगे। 452 निकलो मेरे कमरे से। आराध्या ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिया, लेकिन नजर उठाकर अभिमान की ओर नहीं देखा और यही बात अभिमान को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, शादी तो उसे आराध्या से करनी ही पड़ती। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर मंडप में आ गया। उसने आराध्या को मंडप में बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे थे। शादी की विधि शुरू हो गई। पंडित जी के कहने अनुसार आराध्या और अभिमान दोनों ही हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। अभिमान ने तो कितनी बार आराध्या के चेहरे की ओर नजर घुमाई थी, लेकिन आराध्या वो तो बस अग्निकुंड में जलती हुई अग्नि को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे अरमान इस अग्नि में चलकर भस्म हो गए हैं। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। खुश तो अभिमान भी नहीं था, लेकिन वो कंफ्यूज था, जबकि आराध्या क्लियर थी। आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी और वंदना ने अपने दोनों गुड्डों को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। आर्या ने फिर शिवाय की ओर देखा तो शिवाय ने पलके झपका दी। आर्या समझ गई कि डैनी अपनी बेटी का कन्यादान करने जरूर आएगा। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, अंडस्को, लड़की का कन्यादान करने आ जाए। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने बराबर में देखा जहां डैनी चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। डैनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और इसीलिए वो किसी के सामने ऐसे ही नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। अनिरुद्ध भी मंडप में बैठी हुई अपनी बहन को देख रहा था। वो इतना तो जानता था कि कन्यादान के लिए या तो बड़े पापा यानी हर्षवर्धन जाएंगे या फिर शिवाय अंकल, और वैसा ही हुआ। शिवाय डैनी को संभलाता हुआ मंडप की ओर ले गया। अनिरुद्ध पहले तो हैरान हुआ कि शिवाय अंकल अपने साथ किसे ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया।
क्योंकि उसे ज्यादा ट्रेडिशनल के बारे में पता नहीं था और ऐसे ही आर्या भी वंदना को समझा बुझाकर मंडप तक ले आई। डैनी ने अब जाकर अपनी वंदना को देखा। वंदना लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने डैनी को नहीं देखा। डैनी वंदना को देखकर एक बार फिर इमोशनल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई, आंसू टपकने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी शिवाय ने डैनी के कमर पर हल्का सा हाथ रखा और फिर कमर रब करके धीरे से कहा, अंडरस्को, सब ठीक हो जाएगा डैनी, वो तुझे देखेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। डैनी भी धीरे बोला, अंडरस्को, लेकिन मैं इस हालत में वंदना के सामने नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। शिवाय डैनी के जज्बातों को समझाता हुआ बोला, अंडरस्को, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, अभी तो अपनी बेटी का कन्यादान कर दो। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो चारों वही मंडप पर बैठ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे डैनी और वंदना ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। वंदना को कुछ पता ही नहीं था, वो तो बस आर्या ही उसका हाथ पकड़वाकर सब कुछ करवा रही थी। अनिरुद्ध मंडप से काफी दूर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कन्यादान अंकल आंटी कर रहे हैं या उसके खुद के माँ बाप। कन्यादान करने के बाद आर्या वंदना को लेकर चली गई और शिवाय डैनी को लेकर मंडप से नीचे उतर आया। लेकिन तभी डैनी ने कहा, अंडरस्को, मेरा बेटा कहाँ है? शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, देख लो अपने बेटे को, लगता है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हें अपने बेटे को देखकर नहीं लगता कि ये 20 साल पहले वाला डैनी है। डैनी की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को गले लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कभी पता चले कि उसने क्या झेला है, और इसलिए उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और खुद को रोक लिया। शिवाय भी डैनी को लेकर दूसरी तरफ सोफे पर चला गया। देखते ही देखते आराध्या और अभिमान दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। दोनों के फेरे हुए पंडित जी के कहने के अनुसार अभिमान ने आराध्या के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही आराध्या ने अपनी मांग में सिंदूर महसूस किया, उसकी आंखें बहने लगी। वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसी होगी और शादी के कुछ दिनों बाद ही अभिमान उसे डाइवोर्स दे देगा। थोड़ी देर में शादी संपन्न हो गई। पंडित जी ने अभिमान को देखकर कहा, अंडरस्को, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अभिमान और आराध्या दोनों ही सबसे पहले हर्षवर्धन के पास गए। दोनों ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन हीर ने भी दोनों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया और ऐसे ही करके दोनों ने सीनियर रघुवंशी के पैर छुए और आखिर में वो शिवाय के पास आया। अभिमान और आराध्या दोनों ने शिवाय के पैर छुए और शिवाय ने डैनी के पैर छूने का इशारा किया। अभिमान को डैनी को देखकर अजीब तो लगा, लेकिन फिलहाल वो सबके सामने अपने पापा से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपचाप झुककर डैनी के भी पैर छू लिए। डैनी ने कांपते हाथों से अभिमान और आराध्या के सिर पर हाथ रख दिया। अभिमान को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आराध्या एक बार फिर इमोशनल हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखा है। फिर उसने अपने आंसू को कंट्रोल किया और आर्या वंदना के पास चली गई। दोनों ने आर्या और वंदना का भी आशीर्वाद लिया और आखिर में वो दोनों अनिरुद्ध के पास गए। अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपनी बहन की शादी से कितना इमोशनल है। उसने तो न जाने अपनी बहन की शादी के लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन सब खराब हो गया। आराध्या अपने भाई की आंखों में देखकर आंसुओं के साथ बोली, अंडरस्को, भाई मैं सच में ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने ही कहा था ना अभिमान ना सही, लेकिन शिवाय अंकल हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, अपने आंसू पोंछे और अपनी बहन का माथा चूम लिया और फिर अभिमान को देखकर हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, जानता हूँ तो हम दोनों भाई बहन को पसंद नहीं करता, मुझे जान से भी मारेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बहन को खरोच भी आई तो इस रघुवंशी मेंशन की इंट से इंट बजा दूंगा। भूल जाऊंगा कि इस मेंशन का मेरे ऊपर एहसान है। गुस्सा तो अभिमान को भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, तेरी बहन बहुत जल्द तेरे पास ही आ जाएगी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। हमेशा की तरह हीर और दिव्यांश ने ही सब मेहमानों को विदा किया। डैनी भी शिवाय से इजाजत लेकर जा चुका था। आर्या भी वंदना को कमरे में ले आई थी।
अनिरुद्ध उस हवन कुंड को देख रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब गलत हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जो होना था वो हो गया। और तभी शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा तो अनिरुद्ध ने अपनी इमोशंस कंट्रोल किया और खड़ा होकर शिवाय को देखकर बोला, अंकल अब मैं भी चलता हूँ। शिवाय ने कहा, अंडस्को कहाँ चलता हूँ? अब तुम्हारी बहन यहाँ है तो तुम भी यही रह लो। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं अंकल मुझे जाना है। मैं यहाँ आराध्या के सामने नहीं रह सकता। मेरे सामने अगर अभिमान ने आराध्या से ऊंची आवाज में भी बात की तो मेरी और उसकी बहस हो जाएगी। और इतना तो ट्रेडिशनल मैं भी फॉलो करता हूँ कि घर के जमाई पर गुस्सा नहीं करते, उस पर हाथ नहीं उठाते। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं अभिमान पर हाथ उठा दूंगा। आप नहीं समझ रहे मेरे दिल की हालत। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। बस अभी जाना चाहता हूँ यहाँ से, जाने दीजिए। शिवाय ने ना जाने क्यों अनिरुद्ध को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, अंडस्को तुझे अपने शिवाय अंकल पर यकीन नहीं है? अनिरुद्ध ने भी शिवाय को कसकर गले लगाया और बोला, अंडस्को आप पर यकीन है तभी तो अपनी बहन को यहाँ छोड़ दिया, वरना मेरी पसंद कभी भी अभिमान नहीं था। शिवाय बोला, अंडस्को अनिरुद्ध बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वादा है शिवाय का तुमसे। अनिरुद्ध शिवाय से दूर हुआ और हैरानी से देखने लगा। शिवाय ने फिर अनिरुद्ध के गालों को थपथपा कर कहा, अंडस्को हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जल्द तेरी आराध्या की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसे लगा शिवाय अंकल उसका दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। फिर उसने शिवाय का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को अंकल अब मैं जाऊं। शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध वहां नहीं रुका और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आराध्या अपने कमरे में पैर मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी। उसका पूरा कमरा बहुत सुंदर डेकोरेट था, लेकिन आराध्या को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर ना जाने क्या सोचकर वो जल्दी से बेड से उतरी और भागते हुए बालकनी में गई। उसका अंदाजा सही निकला। उसका भाई मेंशन से जा रहा था और जैसे ही उसने अपने भाई को जाते हुए देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। और तभी अभिमान कमरे में आया। उसने रोने की आवाज सुनी तो सीधा बालकनी में गया। आराध्या को रोता हुआ देख पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल वो इरिटेट हो गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को गिलहरी तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आता। आराध्या ने गुस्से में अभिमान के सीने पर जोर से पंच मारा और बोली, अंडस्को सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ खराब हो गई। क्यों आए तुम मेरी लाइफ में? तुम्हारी नफरत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये सब जो हो गया है ना ये बहुत बुरा है। ये जो तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है ना, देख लेना एक दिन बहुत पछताओगे। मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। अभिमान को भी गुस्सा आ गया और उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कमरे में खींचा और फिर उसे दीवार से लगाते हुए कड़कती हुई आवाज में बोला, अंडस्को तुमसे शादी करने का शौक नहीं है मुझे, और ना ही तुम जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो तो पापा ने मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आया, वरना तुम जैसी को तो। अभिमान ने इतना ही कहा था कि आराध्या के गुस्से में बोली, अंडस्को मुझे जैसी मतलब? कहना क्या चाहते हो? मुझ जैसी का मतलब? अभिमान अब कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि उसने गुस्से में आराध्या को गलत कहने की कोशिश की। वो इतना तो जानता था कि आराध्या सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसे गलत बोले उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभिमान ने आराध्या की बाजू को बुरी तरीके से छोड़ते हुए कहा, अंडस्को मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो पहले ही मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरा कमरा शेयर करोगी, ऊपर से तुम्हारी ये नौटंकी देखकर मेरा खून खौल रहा है। आराध्या ने अपनी आंसू पोंछे और बोली, अंडस्को किसने कहा मैं कमरा शेयर करूंगी? अभिमान ने कमरे की गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को तो निकलो मेरे कमरे से। आराध्या बोली, अंडस्को कमरे से मैं नहीं, तुम जाओगे। अभिमान हैरानी से आराध्या को देखने लगा तो आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को मुझे ऐसे मत देखो, मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ कोई कमरा शेयर करूंगी।
इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, अंडस्को, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, मुझे मेरे ही कमरे से निकलोगी। औकात है तुम्हारी कि तुम मुझे इस कमरे से निकाल दो। आराध्या को दर्द हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। अभिमान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से में बोला, अंडस्को, बस एक ही चीज करनी तो आती है तुम्हें, जब देखो आंसू बहाती रहती हो। इतना कहकर उसने आराध्या का चेहरा छोड़ दिया। आराध्या ने अगले ही पल अभिमान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, आज के बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं सीधा जाकर शिवाय अंकल से कह दूंगी, वरना मुझसे दूर से बात करना, ये मत सोचना कि मैं अबला नारी की तरह तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त करूंगी। अभिमान भी एक कदम आराध्या की ओर बढ़ा और गुस्से में बोला, अंडस्को, अभी तो मैं टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम खुद इस मेंशन से चली जाओगी। आराध्या भी गुस्से में बोली, अंडस्को, मैं भी तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मुझे इस मेंशन से निकाल दोगे। 453 अनिरुद्ध शिवांगी के पहली मुलाकात। आराध्या और अभिमान दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अभिमान बोला, अंडस्को, हटो यहाँ से, मुझे सोना है। इतना कहकर उसने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे अपने आगे से हटा दिया। फिर वो बेड पर आया। उसने बेड को देखा तो उसमें एक बड़ा सा दिल बना हुआ था और उस दिल में फूलों से लिखा हुआ था, अभिमान की आराध्या। अभिमान ने गुस्से में उस बेड की चादर को खींच दिया और उसे एक कोने में फेंक कर धड़ाम से बेड पर लेट गया। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। आराध्या बोली, अंडस्को, ऐसे ही सो जाओगे, चेंज नहीं करोगे? अभिमान बोला, अंडस्को, मेरा कमरा मेरी मर्जी, मेरा जब मन करेगा मैं चेंज करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं सो जाऊंगा, फिलहाल मेरा सोने का मन है और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। इतना कहकर उसने तकिया उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। आराध्या ने आसपास नजर घुमाई और एक बार फिर उसका दिल दुख गया। उसने तो कभी नहीं सोचा था उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, लेकिन इस तरह आएगा। फिर उसने काउच को देखा जो फूलों से डेकोरेट था। आराध्या ने धीरे धीरे उस डेकोरेशन को काउच से हटा दिया और सोने लायक बना लिया। आराध्या भी लेट गई और तभी अभिमान बोला, अंडस्को, तुम चेंज करके नहीं सोओगी? आराध्या बोली, अंडस्को, मेरा कमरा मेरी मर्जी। ये सुनकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बेड से उठा और वॉशरूम में चला गया। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सीधा जाकर वॉशरूम का गेट लॉक कर दिया। जैसे ही अंदर अभिमान को महसूस हुआ कि आराध्या ने गेट लॉक कर दिया, उसकी बोएं तन गई। अभिमान ने हल्का सा गेट बजाकर कहा, अंडस्को, आराध्या, तुम ठीक नहीं कर रही हो, गेट खोलो। आराध्या बोली, अंडस्को, मैं सोने जा रही हूँ और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। आराध्या ने भी कपबोर्ड खोला, उसमें से एक नाइट सूट निकाला और कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई। अभिमान बाथरूम में गुस्से में गेट को बजा रहा था, लेकिन आराध्या को फर्क नहीं पड़ा। इतना तो वो जानता था कि अब सुबह से पहले आराध्या गेट नहीं खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने अपार्टमेंट में आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था वो चल नहीं रहा, बल्कि उसे कोई पीछे से धकेल रहा है। अनिरुद्ध धीरे धीरे अपार्टमेंट के अंदर आया। उसने लिफ्ट देखी तो लिफ्ट आने में अभी टाइम था, इसलिए उसने सीढ़ियों का ही रास्ता अपना लिया। 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद पीछे से एक हट्टा कट्टा बाउंसर आया और वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा और इसी चक्कर में उसकी टक्कर अनिरुद्ध से हो गई। अनिरुद्ध इस वक्त बहुत परेशान था। उसने जवाब देना भी ठीक नहीं समझा, लेकिन तभी एक और बाउंसर अनिरुद्ध को टक्कर मारता हुआ आगे चल दिया। अब अनिरुद्ध को गुस्सा आया। उसने उन बाउंसर को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, देखकर नहीं जा सकते। उनमें से एक बाउंसर पलटा और उसने अपनी बंदूक निकालकर अनिरुद्ध को दिखाए और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उस बाउंसर ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अनिरुद्ध को बंदूक से डरा दिया और फिर उसे चुप रहने का इशारा किया। अनिरुद्ध तो अब भी आंखें फाड़े उस बाउंसर को देख रहा था और फिर वो बाउंसर अपने साथी के साथ वहां से चला गया। अनिरुद्ध बहुत देर तक तो वहीं खड़ा रहा। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ अपने फ्लोर तक आया।
उसने हल्का सा झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सारे बाउंसर राघव के फ्लैट के गेट के बाहर खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने उन बाउंसर को देखा तो उन सब के हाथों में बंदूक थी। सबने एक जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था वो बाउंसर नहीं कहीं के कमांडो हो, लेकिन अनिरुद्ध इतना तो समझ गया कि वो कोई कमांडो नहीं है बल्कि किसी के आदमी है। अनिरुद्ध थोड़ा बहुत तो जानता था कि राघव अच्छा काम नहीं करता और इसीलिए उसे यकीन हो रहा था कि राघव मुसीबत में है। अनिरुद्ध चुपचाप छुपकर उन सबको देख रहा था और तभी उनमें से एक बाउंसर ने राघव के कमरे का गेट खटखटाया। राघव ने हल्का सा गेट खोल कर देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई और अगले ही पल बाउंसर ने कसकर एक लात राघव के गेट पर दे मारी और राघव जमीन पर जा गिरा। वो चारों बाउंसर घर के अंदर चले गए और राघव को लात से मारने लगे। वो कोई और नहीं नित्या कपूर के आदमी थे, जिन्हें पता चल गया था कि राघव ही शिवांगी को अपने साथ ले आया था और इसीलिए वो अब राघव को मार रहे थे और शिवांगी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अनिरुद्ध गेट की तरफ देखा तो रहा था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ये भी पता था कि राघव मुसीबत में है और ये भी जानता था कि राघव के फ्लैट में कोई आत्मा है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर अपनी बाजू फोल्ड की और बोला, अंडस्को, चल अनिरुद्ध, राघव भैया को तेरी जरूरत है, नहीं तो वो लोग राघव भैया को मार भी सकते हैं। इतना कहता हुआ अनिरुद्ध अपने फार्म में आ गया और तेज कदमों से राघव की फ्लैट की ओर चल दिया। अनिरुद्ध ने फ्लैट के अंदर देखा तो वो राघव को मार रहे थे और राघव जमीन पर दर्द से पड़ा हुआ कर्रा रहा है। उनमें से एक ने कमरे में से शिवांगी की बाजू पकड़कर बाहर निकाला। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। एक ही मिनट में उसका शक दूर हो गया कि वो साया इस लड़की का था, किसी भूत प्रेत का नहीं। अनिरुद्ध शिवांगी को देख रहा था, अजीब सी लग रही थी। शिवांगी एकदम हड्डियों का ढांचा, गंदी सी, बाल भी बिखरे हुए थे, हाथ के नाखून भी गंदे थे, चेहरा तो बालों के पीछे से दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी एक बाउंसर ने अनिरुद्ध को देखकर चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को, जान प्यारी है तो चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर उसने एक दूसरे बाउंसर को देखा और उस बाउंसर ने अनिरुद्ध पर गोली तान दी। अनिरुद्ध ने अगले ही पर एक लात उठाकर उस बाउंसर के हाथ पर मारी और दूसरे बाउंसर को घुमाकर मुक्का जड़ दिया। वो दोनों बाउंसर एक ही सेकंड में जमीन पर गिरे हुए थे। अनिरुद्ध फाइटिंग के मोड में आ चुका था। एक दूसरे बाउंसर ने एक दूसरे बाउंसर को इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, मारो इसे, जान से भी मारना पड़े तो पीछे मत हटना, लेकिन इस लड़की को तो यहाँ से लेकर ही जाना पड़ेगा और इस राघव को भी मार दो, बहुत पागल बना दिया इसने मैडम को। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने गुस्से में घुमाकर एक लात उसे भी मार दी और राघव को देखकर बोला, अंडस्को, भैया उठ जाओ। राघव उठने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उठा और तभी एक बाउंसर ने उसे मारने के लिए बंदूक उठाई तो राघव ने उसके हाथ पर जोर से पंच मारा। बेशक राघव इस वक्त घायल था, लेकिन फाइटिंग करना तो उसे भी आता था। तभी तो उसने नित्या कपूर जैसी पर्सनैलिटी से लड़ाई मोल लेने की हिम्मत कर ली थी, जबकि वो अंजाम जानता था कि जब नित्या कपूर को उसके धोखे के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले उसे जान से मार देगी। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही नित्या कपूर को राघव के बारे में पता चला, उसने अपने आदमी राघव को मारने के लिए भेज दिया। अनिरुद्ध उन चारों बाउंसर पर भारी पड़ रहा था। वहीं राघव ने भी एक बाउंसर को तो संभाल ही लिया था और तभी उनमें से एक बाउंसर ने अनिरुद्ध को गोली मारने की कोशिश की। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया, वैसे ही राघव अनिरुद्ध के सामने आ गया और गोली सीधा राघव के बाजू में लगी। एक दूसरे बाउंसर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और शिवांगी को खींचते हुए वहां से ले गए। वो चारों शिवांगी को लेकर जा चुके थे। अनिरुद्ध राघव को संभाल रहा था। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, कुछ नहीं होगा भैया, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। राघव बोला, अंडस्को, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम उस लड़की को बचाओ, वरना वो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। राघव की बात सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से बोला, अंडस्को, कौन है वो लड़की? राघव ने कहा, अंडस्को, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उस लड़की को बचा लो। तुम नहीं जानते हो, लड़की की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो सब उसके साथ बहुत गलत कर देंगे, बहुत गलत। एक पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर उस लड़की को खरोच भी आई
तो उस लड़की का ताव किसी को नहीं छोड़ेगा, आधे से ज्यादा शहर में आग लगा देगा। जाओ उस लड़की को बचाओ। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने पूछा, अंडस्को, उस लड़की का ताऊ कौन है? राघव बोलने की हालत में नहीं था। उसने इस बार अपने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, प्लीज उस लड़की को बचा लो। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिलाए और राघव का सिर जमीन पर रखा और भागता हुआ उन बाउंसर के पीछे चला गया। राघव जैसे ही सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया, तब तक वो बाउंसर शिवांगी को गाड़ी में बैठा चुके थे। बस एक बाउंसर बाहर था, जो ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता, उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उसका कॉलर पकड़कर घुमाकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और अगले ही पल अपना पैर मोड़कर उसके सीने पर वार किया। अब वो बाउंसर शायद ही दोबारा उठाता। ये देखकर तीनों बाउंसर बाहर आ गए। अनिरुद्ध ने गाड़ी के बोनट के ऊपर से पैर रखकर दूसरी तरफ गया और जो बाउंसर गाड़ी से बाहर आया था, उसके मुंह पर खींचकर एक लात मारी। वो बाउंसर भी जमीन पर जा गिरा। तभी जो दो बाउंसर बच्चे थे, वो शिवांगी को गाड़ी से उतारकर खींचते हुए एक दूसरी तरफ ले जा रहे थे। अनिरुद्ध भागता हुआ गया और उसने एक बाउंसर को पीछे से वार करके वहीं बेहोश कर दिया और ऐसे ही उसने दूसरे बाउंसर की गर्दन पकड़कर घुमा दी और वो भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध अब थक चुका था। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और उस लड़की को देखकर कहा, अंडस्को, चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, कम से कम खुद को बचाने की कोशिश तो कर सकती हो। लेकिन शिवांगी वो तो सिर झुकाए बस खड़ी रही। उसके बाल भी उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे इस वक्त कोई नॉर्मल इंसान देख लेता तो सोच लेता कि वो एक भूतनी है, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे वापस से अपार्टमेंट के अंदर ले जाने लगा। अंदर ले जाते हुए उसने महसूस किया कि शिवांगी का हाथ बहुत पतला सा है। ऐसा लग रहा था वो किसी का हाथ नहीं बल्कि किसी की हड्डी पकड़ रहा हो। एक सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध को हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और शिवांगी को लिफ्ट से होता हुआ राघव के फ्लैट के अंदर ले आया। राघव अभी भी जमीन पर पड़ा बेहोश हो चुका था। अनिरुद्ध सोच रहा था कि अब वो क्या करें। उसने शिवांगी की बाजू छोड़ी और राघव को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में पुलिस का सायरन सुनाई दिया। पुलिस का सायरन सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा सा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उसे लगा अगर वो इन सब में फंस जाएगा तो उसे जॉब नहीं मिलेगी, और अगर उसे जॉब नहीं मिली तो वो अपने खर्च कैसे उठाएगा। अनिरुद्ध ने राघव की नब्ज चेक की तो वो भी चल रही थी। अनिरुद्ध ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, पुलिस आएगी तो राघव भैया को अपने आप ही अस्पताल में एडमिट कर देगी। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसने इंसानियत के नाते राघव और शिवांगी की मदद कर दी थी, लेकिन अब वो किसी भी हालत में पुलिस को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फ्लैट से जाने लगा। लेकिन तभी राघव ने अनिरुद्ध का पैर पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो राघव थोड़ा सा होश में था। राघव बोला, अंडस्को, इस लड़की को बचा लो, अपने पास रख लो। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ देखा जो अब भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। इतने में राघव ने फिर कहा, अंडस्को, पुलिस आने वाली है, वो मुझसे कई सवाल करेगी और मैं इस बच्ची को इन सब में घसीटना नहीं चाहता। प्लीज हाथ जोड़कर कहता हूँ, इसे ले जाओ। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, इन सब से निपट लूंगा तो इस लड़की को ले जाऊंगा। अनिरुद्ध बुरी तरीके से फंस गया था। उसने उस लड़की को देखा तो उसे थोड़ी सी घाइन लगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा वैसे ही राघव बेहोश हो गया। अनिरुद्ध शिवांगी को फ्लैट से बाहर लेकर आया तो उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसे समझते देर नहीं लगी कि पुलिस आ गई है। अनिरुद्ध जल्दी से शिवांगी को लेकर अपने फ्लैट के अंदर आ गया। 454 शिवाय मेरे अंकल है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अपने फ्लैट के अंदर आ गया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ भी था, लेकिन वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि वो इतना जानता था कि अगर उसके शिवाय अंकल को ये सब पता चलेगा तो वो उसे आराम से बचा लेंगे। फिर भी अनिरुद्ध पुलिस के चक्कर में पड़कर इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था। उसे जो सही लगा उसने वो किया।
अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। अभी तक अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा नहीं देखा था और शिवांगी का चेहरा देखने लायक भी नहीं था। कमजोर सी, नाजुक सी, एक लड़की जो ठीक से ना खाती है, ना खड़ी होती है, जो खुद को साफ भी नहीं कर सकती, उस लड़की को देखकर अनिरुद्ध को सिर्फ तरस आ रहा था। ऊपर से अनिरुद्ध के दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। ये लड़की कौन है? राघव भैया इसे क्यों बचाना चाहते हैं? वो कौन लोग थे जो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? कौन है इसका ताऊ जो इसके न मिलने पर पूरी दुनिया को आग लगाने की हिम्मत रखता है? एक सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध को लगा कि कहीं ये माफिया की रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को ही समझा लिया। अनिरुद्ध ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो पुलिस की लाइन लगी हुई थी। अनिरुद्ध ने गेट बंद कर दिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा, उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन शिवांगी वहीं खड़ी रही। अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद इधर उधर चक्कर लगाने लगा। अनिरुद्ध खुद से बोला, अंडस्को, इस लड़की को यहाँ तो नहीं रख सकता, क्योंकि जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ तो जरूर ढूंढने आएंगे, और अगर यहाँ ढूंढने आए तो ये मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन मैं इसे लेकर जा भी कहाँ सकता हूँ? अनिरुद्ध सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी बाल गोपाल की फोटो पर गई। उसने बाल गोपाल की फोटो को देखकर कहा, अंडस्को, हे कान्हा, अब आप ही कोई रास्ता बताओ ना। इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊं? आप तो जानते ही हो मैं तो इंसानियत के नाते इसकी मदद कर दी, और अब इंसानियत के नाते मुझे इसे छुपाना भी पड़ेगा। तो आप ही बताओ ना, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? अनिरुद्ध ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वैसे ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो शिवाय का कॉल था। अनिरुद्ध बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन कभी भी शिवाय अंकल का कॉल इग्नोर नहीं करता था, इसलिए उसने फोन रिसीव करके कहा, अंडस्को, कहिए अंकल, क्या काम था? शिवाय बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध, काम तो बहुत जरूरी है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझोगे, मना नहीं करोगे। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को, नहीं अंकल, मैं आपके काम को मना क्यों करूँगा, बताइए ना क्या काम था? शिवाय बोला, अंडस्को, जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो उस फ्लैट को मैंने सेल कर दिया। अनिरुद्ध ने शिवाय की पूरी बात नहीं सुनी और बोला, अंडस्को, ठीक है अंकल, मैं इसे खाली कर दूंगा। और तभी शिवाय बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक लग्जरी 3 BHK खरीद लिया है। जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम चुपचाप उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। अनिरुद्ध झट से बोला, अंडस्को, हाँ चला जाऊंगा, ठीक है। ये सुनते ही शिवाय हैरान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध इतनी जल्दी हाँ नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके पापा के गुण हैं, और डैनी तो बहुत खुददार था। शिवाय बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध, मैंने सही सुना ना, तुम उस लग्जरी फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हो? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, हाँ अंकल, मैं चला जाऊंगा। शिवाय ने कहा, अंडस्को, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? अनिरुद्ध अब होश में आया कि वो क्या कह रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को, वो अंकल, मैं आपकी बात टालना नहीं चाहता, इसीलिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। शिवाय ने कहा, अंडस्को, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम इतनी जल्दी मानोगे, मुझे यकीन नहीं आया, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि अब तुम हक समझकर मुझसे बातें करते हो। खैर छोड़ो, 2-3 दिन में चले जाना। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को, नहीं अंकल, मैं तो आज रात ही चला जाऊंगा। शिवाय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अनिरुद्ध पर शक करने का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए उसने कहा, अंडस्को, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम चले जाओ। अनिरुद्ध ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। अनिरुद्ध ने फिर बाल गोपाल की फोटो देखकर कहा, अंडस्को, क्या बात है, यहाँ मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई और वहाँ आपने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। आपका सॉफ्टवेयर तो बहुत स्पीड से काम करता है। फिर उसने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, ए लड़की, चलो चलते हैं। लेकिन शिवांगी तो उसी जगह बैठी रही। अनिरुद्ध सबसे पहले अपने कमरे में गया। उसने वहां अपनी पैकिंग की और फिर आराध्या के कमरे में गया। उसने वहां से कुछ जरूरी सामान लिया ताकि शिवांगी की बेसिक नीड कंप्लीट हो जाए, इसलिए उसने शिवांगी की भी पैकिंग कर ली थी। फिर वो 2 बैग लेकर बाहर आया।
एक उसने कंधे पर टांगा और दूसरा हाथ में पकड़ा और शिवांगी को देखकर बोला, ए लड़की चलो, हमें यहाँ से चलना है। लेकिन शिवांगी सोफे पर वैसे ही बैठी रही। अनिरुद्ध को गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में राघव की कही हुई बात घूमी, इस लड़की के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ये राघव भैया ने मुझे किस पागल लड़की के चक्कर में फंसा दिया है, भगवान मैं इसे कैसे संभालूंगा। फिर उसने एक हाथ से शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे फ्लैट के बाहर ले आया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने फोन रखा और डैनी को देखकर कहा, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे जैसा है, लेकिन तूने भी क्या अजीब सी जिद लगा रखी है कि तुझे अपने ही फ्लैट में जाना है। डैनी बोला, सर मुझे फिलहाल अलग रहना है, खुद पर ध्यान देना है, जल्द से जल्द ठीक होना है। मैं अपनी वंदना के सामने इस हालत में नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन चाहिए और वो मुझे मेरे फ्लैट में ही मिल सकता है। शिवाय बोला, ठीक है, तू जैसा चाहता है वैसे ही होगा और तेरा बेटा मान भी गया, यकीन नहीं आता इतनी जल्दी कैसे मान गया। बचपन से लेकर अब तक मैंने उसे जब भी कोई चीज़ ऑफर की है वो पहले मना ही करता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो झट से फ्लैट में रहने के लिए मान गया, वरना मुझे लगा उसे तो मिन्नतें करके मनाना पड़ेगा। डैनी ने कहा, सर मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा है। और तभी शिवाय ने डैनी को टोकते हुए कहा, ये क्या तुमने मुझे सर लगा रखा है, तुम मुझे शिवाय कह सकते हो, आखिर तुम मेरे समधी जो बन गए। ये सुनकर डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले 1 घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक गेट के बाहर खड़ा था। ये वही फ्लैट था जिसे शिवाय ने अनिरुद्ध को दिया था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध का फोन वाइब्रेट हुआ। अनिरुद्ध ने फोन में किसी का मैसेज देखा और फिर शिवांगी से कहा, ए लड़की ऐसे ही खड़ी रहना, मैं 2 मिनट में आया। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, वैसे ही खड़ी रही। अनिरुद्ध भागता हुआ अपार्टमेंट के बाहर गया। वहां एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, आप ही मिस्टर शिवाय रघुवंशी के बेटे अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध में हमें गर्दन हिला दी। उस आदमी ने अपार्टमेंट की चाबी अनिरुद्ध के हाथ में थमा दी और अनिरुद्ध भागता हुआ फिर से वापस चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शिवांगी इधर उधर न चली जाए। वापस आया तो उसने देखा शिवांगी तो वही ऐसे ही खड़ी है। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर फ्लैट के अंदर आ गया। अनिरुद्ध ने फ्लैट देखा तो वो सच में बहुत लग्जरी फ्लैट था। 3 बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा हॉल, ओपन किचन। एक सेकंड के लिए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल को खुद से बोला, इतना क्या खुश हो रहा है, ये सब तेरा नहीं है। फिर उसने शिवांगी को देखकर कहा, जाओ उस कमरे में जाओ, नहा कर आओ, पता नहीं कैसी हालत बना रखी है। शिवांगी चुपचाप एक कमरे की तरफ चली गई। अनिरुद्ध ने भी अपना सामान एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। अनिरुद्ध फिर बेड पर लेट गया। अनिरुद्ध के लिए आज की रात बहुत कठोर थी। पहले उसकी बहन की शादी अभिमान से हो गई। अब तक वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया था कि शिवांगी उसकी जिंदगी में आ गई। हालांकि उसे लगा 2-4 दिन में राघव भैया शिवांगी को लेकर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब तो अनिरुद्ध की किस्मत शिवांगी से जुड़ चुकी है। अब वो रघुवंशी परिवार का दामाद बनने वाला। अनिरुद्ध थोड़ी देर तक बेड पर ही लेटा रहा। फिर उसकी नज़र बैग पर गई जिसमें वो शिवांगी के लिए सामान लेकर आया था। उसने बैग उठाया और शिवांगी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी ऐसे कैसे ही खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, ऐसे क्यों खड़ी हो, जाकर नहा लो। इतना कहकर उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और शिवांगी बाथरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शिवांगी वापस आई, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने थे। अनिरुद्ध ने जैसे ही शिवांगी को ऐसे देखा, वो फटाफट से पलट गया और बहुत गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती, ऐसे ही बाहर आ गई। वहाँ टॉवल तो होगा ना। लेकिन शिवांगी ऐसे ही खड़ी रही, यहाँ तक कि उसके बाल गीले थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। अनिरुद्ध को इस वक्त शिवांगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
लेकिन फिर उसने बैग खोला, उसमें से आराध्या का टॉवल निकाला और पलके झुकाते हुए शिवांगी के पास आया और उसने शिवांगी को उस टॉवल से कवर कर दिया और फिर आंख उठाकर शिवांगी की ओर देखकर बोला, अंडरस्कोप, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? इतना तो दिमाग तुम्हारा खराब नहीं है जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो। और तभी शिवांगी धीरे से बोली, अंडरस्कोप शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध ने पूछा, अंडरस्कोप क्या कहा तुमने? शिवांगी फिर धीरे से बोली, अंडरस्कोप शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्कोप शिवाय मेरे अंकल है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। शिवांगी फिर बोली, अंडरस्कोप शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध खुद में बड़बड़ाया, अंडरस्कोप लगता है किसी शिवाय ने इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ कर दी, तभी उसे मॉन्स्टर बोल रही है। खैर छोड़ो, शिवाय नाम के तो बहुत लोग हैं, मेरे अंकल मॉन्स्टर नहीं है और इसका शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो गुस्से में बोला, अंडरस्कोप तुम ठीक से नहाई भी नहीं हो, तुम तो सच में इतनी गंदी हो कि तुम्हें तो 2 दिन सर्फ एक्सल में भिगोकर रखना पड़ेगा और 4 बार वॉशिंग मशीन में चक्कर लगवाने पड़ेंगे, तब जाकर साफ होगी। अनिरुद्ध को अब शिवांगी पर गुस्सा आ रहा था, फिर वो पैर पटक कर खुद से बोल, अंडरस्कोप कहाँ फंस गया मैं कैसे इस लड़की को संभाल सकता हूँ? लड़का होता तो अब तक रगड़ रगड़ कर नहला देता, लेकिन इसे कैसे? ऊपर से इसका ताऊ को पता चल गया कि मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ किया है या उसे बिना कपड़ों के देखा है तो वो जब दुनिया में आग लगाने जाएगा सबसे पहले इसी लग्जरी फ्लैट को फूंक देगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अनिरुद्ध को लगा कि उसे शिवांगी की मदद करनी चाहिए। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना एक हाथ बढ़ाकर शिवांगी के बालों को पीछे किया और उसे शिवांगी के बालों के पीछे छुपा हुआ चांद का टुकड़ा दिखाई दिया। 1 सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध की नज़र शिवांगी के चेहरे पर ही टिक गई। बेशक वो बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत सुंदर लड़की है। वो अलग बात है कि वक्त की मार ने उसे ऐसा बना दिया। कुछ सेकंड तक अनिरुद्ध शिवांगी को ही देखता रहा और शिवांगी वो तो बिना भाव के अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने भी प्यार से कहा, अंडरस्कोप देखो ऐसे नहीं नहाते, चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। अनिरुद्ध शिवांगी को बाथरूम में ले जाने लगा। अनिरुद्ध ऐसा काम करने वाला था जो उसने कभी नहीं किया था। उसने कभी आराध्या को भी नहीं नहलाया था। उसके लिए भी शिवाय ने एक फीमेल मेड छोड़ी हुई थी, लेकिन अब वो शिवांगी को नहलाने वाला था और शायद यही तकदीर भी चाहती थी। वैसे तो अनिरुद्ध के हाथ का कांप रहे थे, लेकिन क्या करता वो शिवांगी को ऐसे भी नहीं देख सकता था। राघव शिवांगी के पास कई दिन तक रहा, लेकिन उसने कभी शिवांगी पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो बस जैसे तैसे शिवांगी को बचाना चाहता था। अनिरुद्ध ने सबसे पहले शिवांगी को गोद में उठाकर टब में बैठा दिया। टब का हल्का गर्म पानी शिवांगी को अच्छा लग रहा था। आज से पहले तो वो कभी ऐसे नहीं नहाई थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी का टॉवल निकाला और उसे टांग दिया और फिर शैम्पू लेकर उसके बालों में लगाया। हालांकि ये सब करते हुए अनिरुद्ध को बहुत हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल उसने सोचा कि इस लड़की को उसकी जरूरत है और वो इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर रहा है। उसकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। 455 तुम तितली। अनिरुद्ध ने ऐसे ही शिवांगी के पूरे बदन पर साबुन लगाकर उसे अच्छे से नहलाना शुरू किया। हालांकि हाथ लगाते हुए उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि शिवांगी खुद से अपनी बॉडी को साफ नहीं कर सकती, इसलिए उसने हिम्मत करके उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से साबुन लगाकर साफ किया। फिर वो बाहर से दूसरा टॉवल लेकर आया और उसने शिवांगी को लपेटकर गोद में उठा लिया। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर बाहर कमरे में आया। उसने उसे बेड पर बैठाया और फिर एक दूसरे कपड़े से शिवांगी के सिर को अच्छे से साफ किया। शिवांगी के बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। अनिरुद्ध भी ये बात समझ गया था कि इस लड़की के बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध ने शिवांगी को आराध्या की एक शर्ट पहना दी और फिर उसे लोअर पहनने का इशारा किया। शिवांगी ने अनिरुद्ध के हाथ से लोअर ले लिया। उसे पहनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहना नहीं जा रहा था। आखिरकार अनिरुद्ध को ही उसकी हेल्प करनी पड़ी और उसने लोअर भी शिवांगी को पहना दिया। शिवांगी को ऐसे ढीले ढाले कपड़े में देखकर पहले तो अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, क्योंकि अब शिवांगी इंसान की बच्ची लग रही थी।
वरना इससे पहले तो वो उसे भूतनी ही समझ रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे मिरर के सामने लेकर आया और फिर उसे स्टूल पर बैठाता हुआ बोला, अंडरस्को, देखो खुद को, अब भी तो इंसान लग रही हो, पता नहीं कैसे नहाती हो। देखो कितनी अच्छी लग रही हो। शिवांगी ने खुद को मिरर में देखा। पहली बार उसने खुद को मिरर में देखा था। आज से पहले तो वो सिर्फ अंधेरों में रही थी, लेकिन आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे अनिरुद्ध ने देख लिया और उस हल्की सी मुस्कुराहट से अनिरुद्ध भी बहुत खुश हुआ। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी के बालों को सुझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाल सच में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। अनिरुद्ध उसके बालों को सुलझाते सुलझाते थक गया, उसके बाल लंबे भी थे। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, यार ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना वक्त थोड़ी है मेरे पास, मुझे सोना भी है। सुबह के 4 बजे बज गए इसे ही संभालते हुए। फिर उसने ड्रार खोला, उसमें से कैंची निकाली और शिवांगी के बालों पर चला दी। थोड़ी ही देर में शिवांगी के बाल जमीन पर पड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बाल गर्दन तक काट दिए थे, जिन्हें सुलझाना आसान हो गया था। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी के बालों में ड्रायर मारा, फिर उसके बालों में तेल लगाया और छोटी सी पोनीटेल बना दी। शिवांगी इस वक्त थोड़ी क्यूट लग रही थी, नहाने की वजह से उसका रंग भी निखर कर बाहर आया था। अनिरुद्ध फिर शिवांगी को देखकर बोला, अंडरस्को, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन शिवांगी उसने कुछ नहीं कहा, वो अब भी गर्दन झुकाकर जमीन में देख रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडरस्को, नाम क्या है तुम्हारा? शिवांगी बोली, अंडरस्को, नाम क्या है तुम्हारा? अनिरुद्ध ने कहा, अंडरस्को, मेरा नाम अनिरुद्ध है, तुम्हारा नाम क्या है? शिवांगी बोली, अंडरस्को, मेरा नाम अनिरुद्ध है, तुम्हारा नाम क्या है? अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी ने अनिरुद्ध की बात को दोहराते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनिरुद्ध ने शिवांगी का गाल छोड़ दिया और बेड पर आकर बैठ गया और फिर अपने बालों को पकड़कर बोला, अंडरस्को, इसे बोलना तो आता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं आती, अब मैं क्या करूं? फिर वो खड़ा हुआ, वापस से शिवांगी के पास गया और उसने टेबल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, देखो जैसे ये टेबल है, ये मेरा है, ये बेड है, ऐसे ही मैं अनिरुद्ध हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे जैसे अनिरुद्ध ने किया था, वैसे ही शिवांगी ने किया, अंडरस्को, जैसे ये टेबल है, ये मेरा है, ये बेड है, ऐसे ही मैं अनिरुद्ध हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? अब तो अनिरुद्ध का मन कर रहा था कि खुद को फांसी लगा ले। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, मतलब तुम्हारा नाम नहीं है? शिवांगी बोली, अंडरस्को, मतलब तुम्हारा नाम नहीं है। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लेकर शिवांगी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने दिल के पास रखकर कहा, अंडरस्को, मैं अनिरुद्ध। और फिर उसने वही हाथ शिवांगी के दिल पर रखा और बोला, अंडरस्को, तुम। अचानक ही अनिरुद्ध ने खिड़की के पास एक बटरफ्लाई देखी और फिर वो बोला, अंडरस्को, तुम तितली। ऐसा ही अनिरुद्ध ने 2-3 बार किया और अब जाकर शिवांगी को समझ आया कि उसका नाम तितली है। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, मेरा नाम अनिरुद्ध और तुम्हारा नाम? शिवांगी बहुत धीरे से प्यार से बोली, अंडरस्को, तितली। अनिरुद्ध ने हाथ से उसे इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, वेरी गुड, बिल्कुल सही, चलो आज की क्लास खत्म हुई, अब सोते हैं। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध कमरे से बाहर जाने लगा और शिवांगी वो कमरे में चक्कर लगाने लगी, क्योंकि वो 24 में से 16 घंटे तो घूमती ही रहती थी। अनिरुद्ध ने एक बार पलटकर देखा तो शिवांगी घूम रही थी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, तितली सो जाओ। लेकिन शिवांगी वो तो फिर से चक्कर लगाने लगी। अनिरुद्ध ने एक बार अपने बालों को पकड़ा और खींच लिया और वापस से शिवांगी के पास गया। उसने इस बार फिर शिवांगी को गोद में उठाया, बेड पर लेटाया, ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, अब सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध उठकर जाने लगा और शिवांगी भी उसके साथ ही उठने लगी। अनिरुद्ध समझ गया कि जब तक वो उसे पढ़कर नहीं सुलाएगा, वो ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी। आखिरकार अनिरुद्ध शिवांगी के पास ही लेट गया।
उसने शिवांगी का सिर अपने बाजू पर रखा और उसे खुद से सटा लिया और फिर उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया, उसके पैरों पर अपना पैर रख दिया ताकि वो उठे न और फिर उसके सिर को सहलाता रहा। थोड़ी देर तक शिवांगी सीलिंग को घूरती रही, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। अनिरुद्ध पूरी रात नहीं सोया था और अब उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। पहले बहन की शादी, उसके बाद फाइटिंग, फिर शिवांगी को नहलाना, उसके साथ माथापच्ची। अनिरुद्ध बहुत थक गया था, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और शिवांगी को ऐसे ही पकड़कर सो गया। दूसरी तरफ आराध्या ने अंगड़ाई लेकर आंख खोली। एक ही सेकंड में उसे याद आ गया कि वो शादीशुदा है और अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी आ गई। आराध्या बेड से उतरी और सीधा वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाकर उसकी चीख निकल गई। अभिमान बाथटब में सो रहा था। जैसे ही आराध्या चिल्लाई, अभिमान की आंख खुल गई। आराध्या को फिर याद आया कि कल उसने गुस्से में बाथरूम का गेट बंद कर दिया था, जिस वजह से अभिमान अंदर ही रह गया और फिर वो चेंज करके बेड पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। और अब आराध्या को अभिमान के लिए थोड़ा बुरा लगा कि उसने कल गुस्से में अभिमान को बाथरूम में लॉक कर दिया। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमान उसे उंगली दिखाकर बोला, अंडस्को, मैं सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से, सोना है मुझे, वैसे भी तुम्हारी वजह से ठीक से सोया नहीं हूँ। अब नींद आई तो यहाँ आकर मेरे कान में चिल्लाने लगी। आराध्या बोली, अंडस्को, बाथरूम में मुझे नहाना है, जाओ यहाँ से। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अंडस्को, मैं नहीं निकल रहा, मैंने कहा ना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, सो रहा हूँ। आराध्या बोली, अंडस्को, पूरा बेड खाली पड़ा है, वहाँ जाकर सो जाओ, मुझे नहाना है। थोड़ी देर में माँ मुझे बुलाने आ जाएंगी, आज मेरी पहली रसोई है। अभिमान बोला, अंडस्को, मैंने कहा ना, मैं नहीं उठूंगा, जो करना है कर लो, और वैसे भी तुम पहली रसोई में जहर ही बनाओगी तो बनाने के लिए रहने ही दो। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, अभिमान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं माँ को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस बार अभिमान ने आंखों को खोला और आराध्या की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, जो करना है कर लो, जिसे बुलाना है बुला लो, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली बहू ने पहले ही दिन अपने पति को बाथरूम में बंद कर दिया, जाओ बुला लो। आराध्या दांत पीसकर बोली, अंडस्को, अभिमान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभिमान बोला, अंडस्को, मत छोड़ना, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ। आराध्या गुस्से में वॉशरूम के गेट पर लात मारकर कमरे में वापस आ गई और सोफे पर सिर पकड़ कर बैठ गई। वही अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, अंडस्को, बड़ी आई थी मुझे बाथरूम में बंद करने वाली, अब पता चलेगा अभिमान चीज क्या है, हल्के में ले रही है। आराध्या बाहर बैठी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे तैयार हो। वो वापस से बाथरूम में गई जहां अभिमान ब्रश कर रहा था। आराध्या अभिमान को गुस्से में देखकर बोली, अंडस्को, क्या चाहते हो, कैसे निकलोगे बाथरूम से? अभिमान बोला, अंडस्को, मैं अभी ब्रश करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी शादी के चक्कर में ठीक से सोया नहीं हूँ। आराध्या पैर पटककर इरिटेट होती हुई बोली, अंडस्को, बता दो ना, कैसे बाथरूम से बाहर आओगे? इतने भाव क्यों खा रहे हो? अभिमान बोला, अंडस्को, कल रात तुमने गलती की है ना, उसकी वजह से मैं सच में ठीक से सोया नहीं हूँ। शुक्र मनाऊं कि मैं तुमसे चिल्लाकर बात नहीं कर रहा, वरना तुम्हें तो कब का इस कमरे से बाहर फेंक देता। आराध्या हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे इस कमरे से बाहर फेंक दो। अभिमान भी बहुत प्यार से बोला, अंडस्को, नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसलिए तो मैं बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंदर बाथरूम से बाहर आने की भी हिम्मत नहीं है। अब आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, अंडस्को, प्लीज बताओ कैसे बाहर आओगे? अभिमान बोला, अंडस्को, घुटनों के बल बैठकर सॉरी बोलो। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी और तभी अभिमान को याद आया कि पिछली बार जब उसने आराध्या से घुटनों के बल सॉरी बुलवाया था तो आराध्या ने उसका घुटना ही तोड़ दिया था। अभिमान झट से बोला, अंडस्को,
नहीं नहीं, घुटनों के बल नहीं, कान पड़कर सॉरी बोलो। आराध्या गुस्से में बोली, सॉरी बोले, मेरी जूती। अभिमान बोला, तो फिर ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे ब्रश करके सोना है। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान ने कुल्ला करने के बाद टॉवल से मुंह पोंछकर आराध्या को प्यार से देखा। आराध्या ने जैसे तैसे अपने ईगो को साइड में रखा और कान पड़कर बोली, ओके आई एम सॉरी। अभिमान बोला, थोड़ा प्यार से बोलो। आराध्या थोड़ा प्यार से बोली, सॉरी। अभिमान बोला, थोड़ा और प्यार से बोलो। आराध्या बोली, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभिमान बोला, अब कसम खाओ कि कभी भी वॉशरूम का गेट बंद नहीं करोगी। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, बोलो कभी वॉशरूम का गेट बंद नहीं करोगी। आराध्या अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोली, ठीक है, नहीं करूंगी। अभिमान हाथ बांधकर बोला, कल से मैं बेड पर सोऊंगा और तुम कोच पर और ज्यादा आनाकानी की तो अभी तक तो मैं लिमिट में तुमसे लड़ रहा था, मैं लिमिट क्रॉस कर दूंगा। इतना कहकर अभिमान वॉशरूम से बाहर जाने लगा तो आराध्या खुद में ही बड़बड़ाई, लिमिट तो तुम कब की क्रॉस कर चुके हो। अभिमान ने सुन तो लिया और उसके चेहरे पर भाव भी बदल गए, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप बालकनी की तरफ चला गया। अभिमान कलकानी में तो आ गया, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी। आराध्या का बड़बड़ाना, की लिमिट तो तुम पहले ही क्रॉस कर चुके हो, उसे बेचैन कर रहा था। चाहकर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। कई बार उसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की कि उस रात आराध्या उसके बीच क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उस बाथरूम का गेट खोलने की आवाज आई। अभिमान ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। आराध्या बाथरोब पहने बालों को दूसरे टॉवल से साफ करती हुई वॉशरूम से बाहर आई थी। फिर वो क्लोजेट की ओर चली गई। अभिमान भी फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तो गीले बालों को टॉवल से साफ कर रहा था। उसने कमरे में नजर घुमा कर देखा तो उसे आराध्या कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही वो क्लोजेट की ओर गया, उसकी टक्कर आराध्या से हो गई। जैसे ही उसकी टक्कर आराध्या से हुई, उसकी आंखें एक बार फिर आराध्या पर टिक गई। रेड कलर की साड़ी में आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसने बहुत ज्यादा हैवी वर्क की साड़ी नहीं पहनी थी, एक सिंपल की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, जिससे उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। उसके गीले बाल उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे।